स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए इसका ज़रूरत क्या है, क्योंकि कई बार काफ़ी लोगों को लग सकता है कि भविष्य जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूतकाल को क्या ध्यान दें, हिस्ट्री पे क्या ध्यान दें। तो हिसाब ये समझिए कि समय इकलौता ऐसा चीज़ है जिसके सामने भगवान भी नहीं बसते। मतलब समय में भगवान आते हैं चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सिविलाइजेशंस आती है चली जाती है, सभ्यता आता है चला जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समय बहुत ज़्यादा इरोसिव होता है, यानी कि उसके सामने कुछ भी नहीं टिकता, पहाड़ तक नहीं टिकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये समझिए कि अगर आप बहुत लंबा साल जाना चला, जैसे 8,000 साल हो जाए, 10,000 साल हो जाए, 40,000 साल हो जाए, तो इंसान का जो डेटा, इंसान मतलब कहिए जो हम लोग हार्डवेयर है, जो हमारा हार्डवेयर है और जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये ऑलमोस्ट समझिए बहुत अर्ली से ये हो गया था। मतलब एक समझिए फाइनलाइज हो चुका था, ज़्यादा चेंजेस नहीं था। मतलब कि आज के ह्यूमन को अगर 10,000 साल के पिछले ह्यूमन से कंपेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। तो ये एक रियल वर्ल्ड है कि हमारा मतलब समझिए बायोलॉजिकल ग्रोथ एक जगह पे आके स्टेबलाइज हो गया कि ठीक है अब ये फाइनल फॉर्म है। तो उस पॉइंट से अगर आप इंसान के करंट हिस्ट्री को देखेंगे, यानी कि 2021 को या 2022 को देखेंगे, तो आपको मिलेगा कि बहुत टाइम दिखता है इसके बीच में। मतलब इंसानियत के कई सारे सिविलाइजेशंस आए और चले गए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो हिस्ट्री बुक्स है उसका कोई कीमत नहीं है। जैसे कि पिरामिड्स है, पिरामिड्स आया लेकिन फिर वो डिके हुआ, यानी कि जो कल्चर था, जो सिविलाइजेशन उसके साथ वो डिके हो गया। डिके होने का वो उसका लैंग्वेज लॉस हो गया, जो एक्चुअल रीज़न था, क्या क्या डेटिंग थे, वो सब खत्म हो गया। तो डेटा जो है, जितना भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, और ये हर सिविलाइजेशन, चाहे वो माचू पिचू में हो, चाहे कहीं और पे हो, हर जगह ऐसा होता है कि बहुत सारे मतलब प्राचीन सिविलाइजेशन आया और चला गया। तो हिसाब में ये समझिए कि ये हमारे हिस्ट्री को स्टडी करने से हटा देता है कि भैया इंसानी डेटा का तो कोई कीमत ही नहीं है। फिर ये समझिए कि हम लोग तो पुराने हैं, लेकिन हमसे भी ज़्यादा पुराना है नेचर। नेचर का बहुत सारा इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम पे चलता है। यानी कि जैसे मैं बता रहा कि पहाड़ ही इधर का उधर हो जाता है, ये बात एकदम सही है। जो जगह पे आज पानी का मतलब समझिए सूखा रेगिस्तान है, वहाँ एक टाइम में नदी पे नदी बह रहा था। ये सब तो होता है ना। और आप तो जानना चाहोगे नदी आता चला जाता है, भाई ये क्या बात हो गया। तो ये सब समझने के लिए आपको लंबे समय को स्टडी करना पड़ेगा, और इसके लिए कंपलसरी है कि आप हज़ारों हज़ार साल का डेटा पॉइंट रख सकें। तो ये एक ज़रूरत वाला चीज़ है, ऐसा नहीं कि फैंसी चीज़ है टाइम पास करने लगने। इससे एक समझ आता है, इंसान का भी समझ में आता है, और ये भी समझ में आता है कि नेचर कैसे मूव करता है इतने बड़े टाइम स्केल पे, 10,000 साल, 20,000 साल, 30,000 साल। तो वो सब समझने के लिए ज़रूरी है। तो बात करते हैं इसके लिए औजार कहाँ से आया। इसके लिए औजार है विलियर्ड लिबी ने 1949 में, इन जनाब जी ने। और ये अमेरिकन फिजिकल केमिस्ट थे, और मतलब ये इतना बड़ा अचीवमेंट था कि इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया इसके लिए। तो इनका आइडिया ये था कि स्टडी कर रहे थे, और ये मतलब न्यूक्लियर फिजिसिस्ट लेवल पे है। तो इनको स्टडी हुआ है कि अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक रे का बॉम्बार्डमेंट हो रहा है। कॉस्मिक रे धरती के नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि कुछ तो हो रहा है कॉस्मिक रे में। कॉस्मिक रे आ रहा है, ऐसे पुफ तो नहीं हो जाएगा ना, गायब नहीं हो जाएगा। तो कॉस्मिक रे के साथ हो क्या रहा है, तो उनका हिसाब है कि कॉस्मिक रे न्यूट्रॉन्स में बदल जा रहा है। ये होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में बदल रहा है। अब न्यूट्रॉन अपर एटमॉस्फेयर में सबसे अबंडेंट गैस कौन सा है, वो है नाइट्रोजन। तो न्यूट्रॉन नाइट्रोजन के साथ मिलकर C14 बना देता है और एक प्रोटॉन इजेक्ट कर देता है। तो मतलब C14 यानी कार्बन का जो 14 वेरिएंट है वो बनता है। लेकिन कार्बन 14 स्टेबल नहीं होता। स्टेबल नहीं होने का मतलब ये होता है कि इसका हाफ लाइफ हम लोग को पता है वो बहुत छोटा है, अराउंड 5,730 ईयर्स, प्लस माइनस 40 ईयर्स। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि कार्बन 14 जो बना है उसका अगर मान ली 1 किलो कार्बन 14 बन गया है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मतलब 1 किलो से आधा किलो हो जाएगा वो 5,700 साल में। फिर उसके बाद वो आधा किलो से 250 ग्राम हो जाएगा, अगले 5,730 ग्राम, ऐसे ऐसे करके वो आधा होते चला जाएगा। और जितने भी प्लांट लाइफ है, जितने भी ऑर्गेनिक लाइफ है, बेसिकली घुमा फिरा के देखें तो वो हर का कार्बन इनटेक होता है, क्योंकि ये जो कार्बन बन रहा है ये अपर एटमॉस्फेयर में, ये रिएक्टिव है। तो ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स खाएगा, प्लांट्स को जानवर खाएगा, जानवर को इंसान खाएगा। तो एक पूरा फूड चेन में मतलब समझिए C14 जो है, जो बना है अपर एटमॉस्फेयर, वो मिक्स हो जाता है। और इसके बाद एक रेशियो आ जाता है कि जैसे मान लीजिए कि पर C12 जो नॉर्मल आइसोटोप है, अगर C12 है मान लीजिए 100, तो पर 100 एटम्स में आपको 2 एटम मान लीजिए, जस्ट रफली मान के चलिए 2 एटम आपको C15 का ये C14 का मिलने वाला है। ये रेशियो फिक्स होता है हर लिविंग चीज में, हर समय ये फिक्स रहता है। घुमा मतलब थोड़ा सा प्लस माइनस होगा, लेकिन मतलब एक एवरेज अगर आप निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं ये एवरेज फिक्स है पूरे प्लेनेट पे। अब तिकड़म यह है कि जैसे ही कोई भी लिविंग क्रीचर डेथ करता है, अब उसका इनटेक बंद हो गया, यानी कि अब वो प्लांट से नहीं खा रहा। यानी कि अगर जैसे प्लांट के बारे में, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो तो करना बंद कर दिया ना, जैसे डेथ होती है दफना दिया जाता है तो खत्म हो जाता है। और लिविंग क्रीचर के साथ भी हो रहा है कि वो जो एनिमल्स खा रहा है तो उसके बॉडी के अंदर जितना गया था वो अब इक्विब्रिलियम में नहीं है। इक्विब्रिलियम का मतलब कि सब चीज़ नॉर्मल चल रहा है, वो इक्विब्रिलियम से घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब फ्रेश इंटेक तो हो नहीं रहा ना।
तो ये टूल इसी बात पे इन्होंने नोटिस करके विलियर्ड लीबी जी ने इस पर पूरा फोकस करके इसी पे पूरा मशीन इक्विपमेंट पहले थीसिस बनाया, हाइपोथेसिस बनाया, इसको कंफर्म किया, सब चीज़ करके सक्सेसफुली ये डिलीवर कर दिया। तो औजार इन्हीं का बनाया हुआ है। तो लॉजिक क्या है इसका? तो लॉजिक ये समझिए कि आपको एकदम क्लियर होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में एक फिक्स्ड रेशियो है। ये बात जरूर समझिए, ऐसा नहीं कि C14 कितना है उस पर ध्यान नहीं देना, आपको देना है उसका रेशियो क्या है। C14 टू C12 का रेशियो क्या है, क्योंकि C12 जो है स्टेबल है। क्या C12 का हाफ लाइफ नहीं है, लेकिन वो बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा जीरो है उसमें, तो उसको गिनने की ज़रूरत नहीं है। और अनस्टेबल C14 का हम लोग को पता है। तो इससे हम ये समझिए कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिक क्रीचर हो, चाहे आप पेड़ है, पेड़ को काटे उसी टाइम उसका वो लॉक हो जाता है। C14 अब उसमें नया नहीं आने वाला। जैसे आपने पेड़ लिया, पेड़ को कुचिंग किया, उसे आप टेबल बनाए, वो टेबल में अब जो C14 है वो लॉक हो चुका, वो C14 अब घटते जा रहा है, अब उसमें दोबारा C14 इंट्रोड्यूस नहीं होने वाला है। तो डेथ जब भी ऑर्गेनिक क्रीचर का होता है वो लॉक हो जाता है, घड़ी स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद हाफ लाइफ अब चेंज होना शुरू हुआ है। जैसे कि मान लीजिए एक्स वेरिएबल था आपका C14 का, वो x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा एक T1 पे, यानी हाफ लाइफ 1 एक बार जब पूरा होगा, यानी कि 5730 साल पे, तो वो आपका ये समझ लीजिए x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। फिर अगले हाफ लाइफ में, यानी कि 10,000 के आसपास मान के चलिए, तो फिर से वो आधा हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 16, डिवाइडेड बाय 32, ऐसे ऐसे करके वो नीचे चला जाता है। और इससे आप बहुत एक्यूरेटली डिसाइड कर सकते हैं कि किस जगह पे वो मतलब क्या उसका वैल्यू है, किस मतलब एज कितना हुआ है, क्योंकि ये बाद में ऑटोमेटिकली छेड़खानी नहीं होगा। और इसमें जब भी ये जो कार्बन है ये एक पार्टी रेडिएशन टॉप कर देता है। मतलब आप सोचते हो नेचर में बहुत जगह बैकग्राउंड रेडिएशन है, उस सब में से बहुत सारा चीज़ आप सुनते हैं कि बहुत सारा एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है, चाहे वो फॉस्फर हो, चाहे वो कार्बन 14, क्योंकि C14 रेडियो एक्टिव है। वो थोड़ा सा एनर्जी अनस्टेबल क्यों है वो, क्योंकि वो अपना एनर्जी बाहर रिलीज कर रहा है, तभी वो रेडियो एक्टिव है, तभी उसका हाफ लाइफ इतना छोटा है। अगर वो बहुत कम एनर्जी बाहर डालता है तो ऑब्वियसली स्टेबल बहुत साल तक रहता है, लेकिन C14 अनस्टेबल होता है, तो वो थोड़ा सा रेडिएशन निकालता रहता है। अगर उस रेडिएशन को बहुत प्रिसाइसली आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसका मात्रा कितना है। रेडिएशन का इंटेंसिटी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो किस लेवल पे है। इक्विलिब्रियम का लेवल को हम लोग कहेंगे कि फ्रेश है, इक्विलिब्रियम से आधा हो गया, हाँ भाई, यानी कि ये 5,000 साल पुराना हो चुका है, एक चौथाई हो चुका है, तो हाँ भाई, ऐसे ऐसे घटाते चले जाइए आप। और यहाँ पे एक बात समझना जरूरी हो कि थोड़ा हम लोग कॉस्मिक स्फीयर जो है उसमें थोड़ा तिगड़म है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे अगर आप कोई सैंपल पाते हैं उससे आप कार्बन डेटिंग करते हैं, और वो सैंपल आपको नहीं पता है कि नॉर्दर्न का है कि साउदर्न का है, तो रिजल्ट उठपटांग आने लगेगा, क्योंकि नॉर्दर्न का हेमिस्फीयर का आउटपुट जो है वो थोड़ा अलग है, साउदर्न का आउटपुट है। तो जो भी आपको कार्बन डेटिंग करेगा उसको ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट किस स्फीयर में किया गया है, क्योंकि बिना स्फीयर के डेटा के आपका मतलब कई हज़ार साल का प्लस माइनस हो सकता है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, मतलब कि एक कह रहा है कि 10,000 साल का है तो दूसरा कहेगा 2,000 साल का, इतना बड़ा अंतर नहीं होगा। लेकिन ये कहेगा मान लीजिए 10,000, दूसरा कहेगा 12,000, थोड़ा सा एक्यूरेसी होच पॉच हो जाएगा। तो ये जानना ज़रूरी होता है कि किस हेमिस्फीयर में, यानी इक्वेटर के ऊपर से लाया गया है कि नीचे से लाया गया है। तो ये सब लॉजिक लगा के हिसाब लगाया जाता है। अब बात करते हैं इसका लिमिट क्या है। तो सबसे पहला समझ लिए कि जो C14 हम लोग बता रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा C14 नहीं, ऑब्वियसली अच्छी बात है, नहीं तो सब जगह रेडिएशन ही रहता। C14 बहुत कम मात्रा में, तो उस कम मात्रा से ही ना आप स्टार्ट करो। कोई भी प्लांट है जिस टाइम वो अलाइव था तो वो कम मात्रा से ही खा रहा था, तो उसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कई टन का उसमें नहीं है। जैसे पेड़ मान लीजिए 100 टन का आपका पेड़ का लकड़ी था, तो वो 100 टन में समझ लिए 100 ये नहीं होगा कि 100 किलो भी C14 हो, उसमें मिलीग्राम्स में होगा। तो उसका असर ये पड़ता है कि मैथमेटिकली हम लोग का जितना हिसाब लग रहा है और जितने सैंपल्स स्टडी किए, 50,000 साल पे लगभग खत्म हो जाता है। यानी कि C14 जो है वो हाफ होते 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 50,000 साल में खत्म हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग मात्रा बहुत कम था। और इसके बाद जो बेटा इमिशन निकलता है वो इतना वीक हो जाता है कि उसे बैकग्राउंड रेडिएशन से अलग करना, उसको एकदम श्योर करना क्या इस पर हम लोग कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, वो एकदम खत्म हो जाता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट के साथ कोशिश किए हैं कार्बन डेटिंग करने का, जो कि 1 लाख साल तक जाता है। लेकिन बात है कि उसे जनरली साइंटिफिकली सीरियसली नहीं माना जाता, क्योंकि वो बहुत लुच-पुच हो जाता है, बहुत ज़्यादा। मतलब नंबर में आप एकदम श्योर हैं वो आप नहीं कर सकते। 50,000 तक एकदम सॉलिड कि हम कह रहे हैं तो है, मतलब तब कार्बन डेटिंग को एकदम सीरियसली माना जाता है। लेकिन 50,000 से पीछे अगर आप जाने लगे, एक्सपेरिमेंटल काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन हिसाब वही आ रहा है कि वो एकदम मे बी, अगर आपके पास कोई और डेटा सेट नहीं है, आपको सिर्फ कार्बन डेटिंग पे ही भरोसा करना है, तो एडवांस लैब्स हैं जिसमें मतलब आपका ये क्या बोलते हैं, कार्बन सैंपल को रेडिएट करके चेक किया जाएगा कि उससे कितना C14 निकल रहा है। लेकिन उसका एक लिमिट है, और उसको भी 100,000 तो अपर मैक्सिमम होगा। उसके बाद अगर आप कुछ डिटेक्ट कर रहे हो तो आप कुछ और डिटेक्ट कर रहे हो, तो हिसाब ये रहता है। और ये नॉन लिविंग थिंग्स से एकदम नहीं काम करता। जैसे कि अपोलो प्रोग्राम में मून का रॉक ला लिया गया, इस रॉक को कार्बन डेट आप नहीं करने वाले हो, इसको आप गलती से भी यहाँ नहीं डालने वाले कि मुझे बताओ कि इसमें कितना कार्बन, इसमें अगर हो भी तो
तो एग्जैक्टली C14 का रेशियो अलग होगा, क्योंकि चांद में तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो उसका रेशियो अलग होगा, तो आउटपुट गलत आने लगेगा। तो इसीलिए नॉन लिविंग चीज के साथ ये नहीं जनरली माना जाता, क्योंकि हम लोग उसका इक्विलिब्रियम कब हुआ ये नहीं पता है। जैसे लावा निकला, आपने वॉल्केनो था, वॉल्केनो से रॉक निकला, वो C14 से एक्सपोज हुआ, गिर गया, सील हो गया। क्या और कितना एक्सपोजर हुआ था उस टाइम? इक्विलिब्रियम, लिविंग चीज इक्विलिब्रियम में रहता है। एक रॉक जो ऐसे हुआ जब हॉट था, मोल्टन था, कुछ सेकंड के लिए ही ना वो एब्जॉर्ब कर पाएगा सिर्फ एटमॉस्फेरिक कार्बन को, तो उस सेकंड में कितना एक्सपोजर है। इसीलिए नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ये जनरली नहीं किया जाता। और हर मतलब क्रिस्टल और मिनरल जरूरी नहीं कि स्टोर भी कर सके, बहुत सारे से सीप थ्रू हो जाता है, मतलब गैसेस ट्रैप रहते हैं पत्थर पे, सीप थ्रू कर जाता, निकल जाता है, तो फायदा ही नहीं है। तो इसीलिए इसका लिमिट है। मतलब कार्बन डेटिंग कभी भी नॉन ऑर्गेनिक चीज़ के लिए नहीं किया जाएगा सीरियसली, और कोई भी ऐसा चीज़ जिसका मतलब धरती के बाहर उहर का है उसको कभी नहीं छुआ जाएगा। और 50,000 साल से पीछे का अगर डेटा दिखाने लग रहा है तो उसे जनरली इनवैलिड मान दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सैंपल आपको मिल रहा है और आप कह रहे हो कि यार 50,000 से पीछे जा रहा है, आप भले कार्बन डेटिंग करो, आप भले टेस्टिंग करो, लेकिन उसे आपको दूसरा सिस्टम से चेक करना पड़ेगा ताकि आप उसको वैलिडेट कर सकें, यानी कि किस लोकेशन पर मिला था, जमीन में कितनी गहराई में मिला था, ये सब करके बहुत सारा एक्स्ट्रा डेटा निकाल के आप चेक करने की कोशिश करोगे। तो बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला। तो हिसाब ये समझिए कि CO2 वाला जो बैलेंस था, जो इक्विलिब्रियम था, वो बैलेंस हम लोग थोड़ा सा हौच-पौच कर दिया। तो हौच-पौच करने से ये दिक्कत हो रहा है कि ये रेशियो बदल चुका है, यानी कि अभी 2050 का कोई सैंपल अगर आप पुराने साइंटिस्ट को दे दें, मतलब इस टाइम के आसपास का, वो कहेगा तो 500-600 साल पुराना है, क्योंकि CO2 का लेवल जो है अनबैलेंस हो चुका है। जो मतलब नेचुरल इक्विलिब्रियम था C14 टू C12 का रेशियो, हम लोग इतना ज़्यादा C12 डाल दिए हैं एटमॉस्फेयर में कि वो C14 अब बहुत कम लगता है। और ये बात समझिए, C14 पे कोई नहीं देख रहा है, C14 टू C12 का रेशियो देखना होता है। तो रेशियो में हम लोग 12 को ही हौच-पौच कर दिए हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोग बहुत फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, और फॉसिल फ्यूल है क्या? पुराना प्लांट लाइफ। तो यानी उसमें जो कार्बन है उसमें भी बहुत सारा C14 होगा, लेकिन वो मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड है, तो यानी कि उसका C14 ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो उसमें जो था, जो इक्विलिब्रियम का डेटा पॉइंट था, वो खत्म हो गया। तो सिर्फ 12 निकल रहा है, सिर्फ C12 निकल रहा है, और सिर्फ 12 के ऊपर और C12, उसके ऊपर और C12 हम लोग डाल रहे हैं, तो C14 का रेशियो जरूरत से ज़्यादा कम लगने लग रहा है। तो ये एक सीरियस डेटा बन रहा है कि अभी से मतलब जितने फ्यूचर वाले होंगे, यानी 2-3 जनरेशन के बाद वाले जितने आर्कियोलॉजिस्ट होंगे, अगर उनको कोई ऑर्गेनिक क्रीचर मिलता है, लकड़ी मिलता है, कागज, मतलब जो भी चीज़ ऑर्गेनिक है, उसको अगर कार्बन डेट करने की कोशिश करेंगे, बहुत ऊपर नंबर आने वाला है, क्योंकि C14 टू C12 का रेशियो बदला जा चुका है। तो हिसाब में ये समझिए कि एक्यूरेसी इसकी बहुत कम हो जाएगी। सेकंड डेटा डालना पड़ेगा, यानी कोई और चीज़ के माध्यम से उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये डेटा सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी साइंटिस्ट लोग फोकस कर रहे हैं C13 पे। C14 और C12 दोनों से रेयर होता है, लेकिन ये स्टेबल होता है। रेयर ज़रूर है लेकिन स्टेबल है, यानी कि C13 का रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। ये हमारे फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल करने से या तो मतलब न्यूक्लियर टेस्टिंग से, ये सबसे इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो C13 को इस्तेमाल किया जाएगा एज ए एंकर के लिए, क्योंकि डेटा अभी भी आपको C14 ही देने वाला है, क्योंकि उसी का हाफ लाइफ छोटा है। लेकिन C13 को एज ए मेट्रिक तौर पे चेक करेंगे। C13 का रेशियो अगर चेंज हो जा रहा है यानी कुछ गड़बड़ है, तो डेटा कैलिब्रेशन के तौर पे काम करेंगे। और जितना जितना हम लोग का बेटर इंस्ट्रूमेंट होगा, उतना डीप में उतर के उतना थॉरली काउंट कर पाएंगे कितना इमिशंस हो रहे हैं बेटा पार्टिकल के, एक्चुअली कितना C14। मतलब मैं हैरान नहीं हूँ अगर को एकदम एग्जैक्टली बोल सके कि इतने एटम्स निकले इसके, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि अब कार्बन डेटिंग उतना आसान नहीं हो जो 1950s में था। और 1950s में किसी को समझ में आने लगे कि भाई हम लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ये रेटिंग बिगड़ने लगे। 1950 से ही मैथमेटिक्स इस पर काम कर रहा था कि हमारे फॉसल फ्यूल का कंजम्पशन से ये डेटा गलत हो जाएगा, और ये हो गया। अब जितने भी सैंपल साइट है, मतलब 2020 का मान लीजिए कोई बेरी किया जा रहा है, और अगर मान लीजिए उसी को आप निकाल के दे दी किसी को, तो बोलेगा यार ये तो 600-700 साल पहले का है, क्योंकि कार्बन ये हो चुका है, रेशियो हौच-पौच आ गया है। तो अब बहुत सारा मतलब कार्बन डेटिंग अब उतना आसान नहीं है जितना पहले था। अब उसको कैलिब्रेट करना होगा, उसको नए सैंपल सेट्स बनाए जाएंगे, तब जाके ये थोड़ा मुश्किल होने वाला। मतलब आने वाले टाइम में C14 पे आँख बंद करके रिलाई करना बहुत मुश्किल होगा। पुराने सैंपल को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जितने भी नए सैंपल है, यानी हमारे भविष्य वाले की बैंड बच जाने वाली है। तो ये था कार्बन डेटिंग का। और अगर आप देखना चाहते हैं एग्जैक्टली कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाया जाए, मैंने नीचे वीडियो दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, मैं हर कॉमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।